जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। जो इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लेते हैं तो आप लोगों को इसमें से बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये फर्स्ट लेसन है और कमेंट में जो बताओगे तो मैं आप लोगों को अम्ल एवं क्षार ऐसे सारे यहाँ पर आप लोगों को विज्ञान के सभी आप लोगों को चैप्टर पढ़वा दूंगा उसके बाद में। और इस वीडियो पर जो आप लोग यहाँ पर 100 लाइक कर देते हैं तो जल्द ही आप लोगों को दूसरा यहाँ पर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा और अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच कर लेते, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ये पाठ का नाम। तो देखिए इसमें ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभी आगे समझा दूंगा कि अभिकारक क्या होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर भोजन का पाचन, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना ये भी क्या है? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दही का जमना ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इतना समझ में है, बहुत सिंपल सा है, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अभी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो देखिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो देखिए अवस्था में परिवर्तन, जो रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर होगी, जहाँ अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा या फिर रंग में परिवर्तन होगा या फिर तापमान में परिवर्तन होगा या फिर गैस का उत्सर्जन होगा, तो समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण हो रहा है। तो इतना समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। अब समझते हैं इस प्रकार से क्या यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना कैसे। देखिए शब्द समीकरण, यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसको हम क्या बोलते हैं? जो यहाँ पर ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो एरो के बाद में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। अब उत्पाद में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक यहाँ पर पदार्थ मिलकर एक नए जो पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को क्या हम बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यहाँ पर जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उसको हम अभिकारक बोलते हैं। और जो पदार्थ का मतलब निर्माण करते हैं नए पदार्थ का तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर दोनों जुड़ गए और यहाँ पर क्या जिंक सल्फेट निकल आया और हाइड्रोजन अलग निकल गया, तो इसको हम उत्पाद बोलेंगे और इसको अभिकारक बोलेंगे। उसके बाद में अब इसी में रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? अब रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ पर यहाँ पर जिंक है और H2SO4 है और इसी को क्या हम जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पर H2 अलग निकल गया, तो ये क्या होता है? इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इतना समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर और क्या है। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण तत्वों के प्रतीक या फिर अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों की उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभिकारक जो पहले बताया, उत्पाद जो बताया, वही क्या होते हैं? यही रासायनिक समीकरण होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि कोई दिया गया है कि यहाँ पर जिंक को 120 या 130 सेंटीग्रेड पर क्या करना है, डिग्री सेल्सियस पर क्या करना, गर्म करना है। तो क्या जो यहाँ पर इस प्रकार से एरो बनता है तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होता है, इस प्रकार से, उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर तीर के ऊपर ये लिखा जाता है परिस्थितियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ताप या दाब या उत्प्रेरक कुछ भी लिखा जा सकता है, ऊपर है तीर के ऊपर। उसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कैसे संतुलित करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोगों को आता नहीं। तो देखिए क्या है, द्रव्यमान संचरण यहाँ पर संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया के
पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के क्या परमाणु संख्या की समान होनी चाहिए, तभी क्या है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो पाएगी। जो अभिकारक होते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो यहाँ पर इस प्रकार से जैसे जिंक था और प्लस और कुछ हो सकता था, अदर हो सकता, एरो बना था, और इधर जो होता उत्पाद जिसको बोलते हैं, ये भी सेम होनी चाहिए, ये भी सेम, दोनों इसके जो यहाँ पर अभिक्रियाएं जो परमाणु संख्या सेम होनी चाहिए, तभी उसको संतुलित अच्छी तरीके से मानी जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, इसी को आगे समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। अब इसको संतुलित कैसे करना है, देखिए चरणबद्ध से अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार से, जैसे Fe और यहाँ पर H2O है, और उसके बाद में यहाँ पर जो उत्पाद कौन से हैं, Fe और 2O3 और प्लस H2 अलग अलग हो गया। देखिए अब ये क्या है, ये असंतुलित है, इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करना है, तो देखिए संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा तरीके से आपको बना लेना है या अपने मन में सोचना है। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे यहाँ पर जो Fe है हमारा, ये कितना, एक है, Fe दोनों एक एक हैं, और यहाँ पर जो H है, इसमें देखिए H है, दो हैं, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर H दो हैं परमाणु क्रमांक। उसके बाद में यहाँ पर, और उसके बाद में जो उत्पाद में यहाँ पर कितनी है, दो, यहाँ पर ये दो हैं, और दो यहाँ पर ये भी दो हैं। उसके बाद में Fe इसमें दो हैं, और यहाँ पर दो और एक, तीन हो गई। यहाँ पर Fe कितनी है, यहाँ पर तीन है परमाणु में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला चलते हैं यहाँ पर, और जो O है एक है इसमें, और इसमें चार हैं, इसमें कितने, चार हैं। कैसे हैं अभी आगे समझा दूंगा अच्छी तरीके से। अब देखते हैं इस प्रकार से। अब इसमें देखिए क्या है, परमाणु सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइन यहाँ पर साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। जैसे यहाँ पर Fe हो गया, अब इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पर देखिए 4 लगाया गया, तो यहाँ पर 4 H2O हो गया, तो 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गई ये जो। उसके बाद में Fe3O4 और यहाँ पर H2 ये हो गया। उसके बाद में सभी तत्वों के परमाणु चरण 3 में संतुलित करना है, तो इसको अब देखिए 3Fe हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 4H2O हो गया, फिर Fe3O4 प्लस 4 यहाँ पर H2 हो गया, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 ऐसी हो गई, 4 दूनी 8 इधर हो गई, और 3 यहाँ पर थी Fe, 3 यहाँ पर Fe ये हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो हमारी ये अभिक्रिया हो गई, ये क्या संतुलित हो गई। तो बहुत सिंपल सा हो गया, यही हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई रासायनिक। इसी प्रकार से आपको दोनों क्या है, यहाँ पर सभी तत्वों परमाणुओं की संख्या अभिकारक के यहाँ पर अभिक्रिया दोनों ओर समान है, तो इसी को क्या हम बोलते हैं, संतुलित अभिक्रिया बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा हो गया। उसके बाद में अब चलते हैं अगला, और क्या है यहाँ पर, अगला क्या है, अब यहाँ पर अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था। जैसे यहाँ पर ठोस हो गई, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, द्रव, यहाँ पर लिक्विड गैसीय अवस्था यहाँ पर, उसके बाद में जलीय, विलयन, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में अब चलते हैं, ये देखिए इतना खास नहीं है, अब ये देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे नंबर 1 क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं। जैसे अभिकारक मैंने आप लोगों को बताया, ये जो अभिकारक होते हैं इसको अभिकारक बोलते हैं। ये 2 या 2 से अधिक मिलकर एक कोई एकल पदार्थ बनाते हैं या फिर उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए कोयले का दहन, जैसे यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर O2 है, ऑक्सीजन है, तो मिलकर क्या बनाया, ये जो दोनों अभिकारक हो गए, और यहाँ पर ये देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बना दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला है कि जो जल का निर्माण, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर H2O का एक एकल पदार्थ या उत्पाद बन गया, तो यही क्या है, ये यहाँ पर अभिकारक हो गए और यहाँ पर ये उत्पाद निकल आया, तो यही इसी को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद में एक तीसरा और है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर बुझा हुआ चूना, और यहाँ पर H2O ले लिया गया, पानी ले लिया गया, तो बुझा हुआ चूना यहाँ पर ये बनकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इसी प्रकार से इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं यहाँ पर अगली है ऊष्मा छिप्पी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा छिप्पी अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऊष्मा छिप्पी अभिक्रिया है।
किस प्रकार से, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे यहाँ पर CH4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जो यहाँ पर जल था उसको निकाल दिया, ऊष्मा भी इसकी निकल रही है, तो ये क्या है, ये ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया। उसी प्रकार से श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया, जैसे यहाँ पर C6H12 और यहाँ पर O6 और यहाँ पर O2 ले लिया गया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया और यहाँ पर पानी अलग निकल गया और ऊष्मा इसमें भी बाहर निकल गई, तो इसी को हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब समझते हैं यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कोई अभिकारक मैंने बताया, एक कोई अभिकारक है यहाँ पर कोई Zn या फिर H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, ये एक अभिकारक है और इसमें दो उत्पाद बन जाएं तो समझ जाना वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार से, आगे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, FeSO4 था, फेरस सल्फेट था और यहाँ पर देखिए FeO3 निकल गया अलग और SO2 अलग निकल गया और यहाँ पर SO3 अलग निकल गया, तो देखिए फेरिक ऑक्साइड बन गया, तो मतलब ये अलग टूटकर ज़्यादा सारी चीज़ें बन गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर जो चूना पत्थर था CaCO3, उसके बाद में ऊष्मा करी इसमें, तो बुझा हुआ चूना अलग निकल गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गई, तो इसी को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने को वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे H2O है, कोई एकल पदार्थ है और इसमें H2 अलग निकल गई और ऑक्सीजन अलग निकल गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में अब समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वो ऊष्मा क्षेपी था, ये ऊष्मा शोषी, मतलब ये शोषित करती है। जिस प्रकार से जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। किस प्रकार से, इसकी मैंने यहाँ पर देखिए वो उदाहरण नहीं दिए हैं। उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया क्या है, बहुत सिंपल से, इन अभिक्रियाओं के अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर Fe अलग है, CuSO4 अलग है और यहाँ पर FeSO4, मतलब इसमें दोनों से मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में उसी प्रकार से ये भी है, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण ये भी है, जिंक और CuSO4 था और जिंक सल्फेट बन गया और Cu अलग, कॉपर अलग निकल गया। उसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या है, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट, बोरियम क्लोराइड और यहाँ पर क्या, बेरियम सल्फेट निकल आया, सोडियम क्लोराइड अलग निकल गया। उसी प्रकार से इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा हो गया। उसके बाद में समझते हैं उपचयन और अपचयन क्या होता है। देखिए उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसी को हम उपचयन बोलते हैं, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसी को हम बोलते हैं उपचयन। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण है। उसके बाद में यहाँ पर अब देखते हैं अपचयन किसको कहते हैं। अपचयन इसी का उल्टा होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसी का मतलब उल्टा, उपचयन का उल्टा अपचयन कहलाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर Cu और O था और H2 था, ये देखिए इसमें से यहाँ पर ये हो गया और इसी से ये हो गया, तो इसी का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपचयन बोलते हैं। उसके बाद में अब समझते हैं यहाँ पर दैनिक जीवन में, ये देखिए ज़्यादा कठिन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन थे, ये आप लोग ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट में 15 मिनट तक डुबोया जाता है तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन में रंग बदल देती है, क्या परिवर्तन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद में ये भी दूध निम्न में को पहचानिए, जैसे बर्फ़ का पिघलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। फिर उसके बाद में श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वायु में संपर्क आने से कॉपर के बर्तन क्यों चमक जाते हैं, ये सारे आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करो, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सारे ये क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। तो देखिए ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये सारे क्वेश्चन हैं, कमेंट करोगे मैं आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।